इनके तो वॉशिंग मशीन में जो आ जाए वो सब धुल जाता है, क्योंकि इनको तो किसी न किसी एन के एन प्रकार है केंद्र में सत्ता में बने रहना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। इतना सत्ता लोलुप अभी तक सभी के मन में इच्छा रही होगी, लेकिन इतना सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री हमारे ख्याल से देश में अभी तक नहीं बना। इनकी क्या, अगर प्रधानमंत्री अमेरिका से बात कर रहे होंगे, कोई टेक्नोलॉजी ला रहे होंगे, और उस समय अगर सरकार के चुनाव हुआ और सरकार हार जाती है, तो क्या कहा जाएगा कि नहीं भी 3 महीना प्रधानमंत्री और रहेंगे, अमेरिका से बात हो रही है। जब से इनका अवैध घोषित हुआ उसके बाद इन्होंने जो तमिलनाडु में एक दूसरे मंत्री के खिलाफ जो है क्या कहते हैं छापे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कि 2024 के पहले मोदी जी देश के 10 बड़े विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी बहाने, और सबसे बढ़िया बहाना कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उनको जेल भेज दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल है, जो भी इसका जवाब देना चाहे, कि जब किसी का अपॉइंटमेंट अवैध है तो वो उसका जो उसने कार्रवाई की वो वैध कैसे हो सकती है? अगर कार्यकाल उनका 2 साल या 1.5 साल पहले से अवैध है, तो फिर ये जो 15 जुलाई तक आपने मौका दिया था वो वैध है कि अवैध है? किसी भी कॉमन आदमी से पूछ लीजिए। जब घोषित हो जाता है अवैध तो यहां तक होता है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट 5 साल पहले से अवैध है, तो 5 साल की जो सैलरी आपने ली है उसको भी आपको वापस करना पड़ता है सरकारी नौकरी। अब सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से 2 धाराओं में बटा हुआ है। चीफ जस्टिस और कुछ जज हैं जो संविधान और कानून के शासन के प्रति गंभीरता से सचेत हैं, और कुछ जज हैं जो फेंस पे बैठे हुए हैं, जहां उनको मौका मिलता है राष्ट्रहित मोड आ जाता है। कौन है ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा? क्या खास बात है संजय मिश्रा में? क्या है उनका पूरा बायोग्राफी? और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके विस्तार को इलीगल करार दिए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्यों गिड़गिड़ा रही है कि 15 अक्टूबर तक इनका विस्तार दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बावजूद, अवैध करार दिए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक उनका विस्तार कर दिया है, कार्यकाल बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला? उनके बारे में बहुत चर्चित कहानियां हैं। जब से आए हैं सिर्फ विपक्षी दलों के जितने नेता हैं उसमें ताबड़तोड़ ईडी के छापे पड़े हैं, और बाकी सत्ता दल के लोग सब सफेद एकदम फर्स्ट क्लास वॉशिंग पाउडर में धुले हुए। वो सारा डिटेल्स इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। पूरे रिसर्च के साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और वकील जेपी सिंह साहब मौजूद है अम्बेडकर नामा में। 8 दिन बाद मैं इनसे बातचीत कर पा रहा हूँ, क्योंकि अपनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट की वजह से थोड़ा सा लोकल स्तर पर भी मुझे गुत्थम गुत्था होना पड़ता है, कम से कम यहाँ के लोकल प्रशासन से, उसमें व्यवस्था में। इसलिए बहुत लंबे अंतराल के बाद जेपी सिंह साहब से बातचीत हो रही है, और पूरा कहानी सुनिए ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की कथा। स्वागत है सर। जी जी सर, देखिए बताएं। सर, आपके यूपी के ही रहने वाले हैं, लखनऊ के? वो कहीं के भी रहने वाले हों, लेकिन आपको इसमें सरकार की रीत नीति और सुप्रीम कोर्ट को लेकर थोड़ा पीछे चलना होगा। जी। आपने देखा होगा कि जस्टिस दीपक मिश्रा और उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोपन्ना के चीफ जस्टिस बनने के पहले, चाहे रंजन गोगोई हो, दीपक मिश्रा हो, रंजन गोगोई के बाद बोबड़े साहब आए, ये इनके समय में सुप्रीम कोर्ट में संविधान और कानून के शासन के बजाय राष्ट्रहित मोड में सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन ले रहा था। वो चाहे पैदल चलने का मामला हो, श्रमिकों के जो अचानक लॉकडाउन पूरे देश भर में लग गया हो, या जो भी मामला उठता हो, वो सब में राष्ट्रहित मोड प्रमुख था। राफेल में भी राष्ट्रहित मोड प्रमुख था। तो इस तरह जो है आप पीछे चलेंगे, लेकिन रमन्ना के बाबरी मस्जिद पे भी, बाबरी मस्जिद वाले पर भी राष्ट्रहित मोड प्रमुख था। जो जमीन किसी की नहीं हुई उसको आपको जो है वो क्या कहते हैं, मतलब मंदिरवादियों को देने की क्या जरूरत थी? आप वहां कहते हैं कि अस्पताल बनेगा।
आप कुछ भी कह सकते थे। बहरहाल रमन्ना के समय से सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पटरी पर लौटने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, और थोड़ा संविधान और कानून के शासन पर बल दिया। जी जस्टिस चंद्रचूड़ के आने के बाद लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह संविधान और कानून के शासन को बनाए रखने के प्रति पूरी तरह सचेत है और इसी पर निर्णय होगा। लेकिन एसके मिश्रा के मामले में इनकी पीठ ने जस्टिस गवाई विक्रमनाथ और संजय करोल और एक तीसरे सज्जन है संजय करोल, संभवतः जस्टिस संजय करोल की पीठ ने, जब इनका अब की बार बढ़ाया कार्यकाल 15 सितंबर तक, तो कहा कि राष्ट्रहित में जो है, राष्ट्रीय हित में इसको बढ़ाया जा रहा है। मैंने फिर से राष्ट्रहित मोड में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से दो धाराओं में बटा हुआ है। चीफ जस्टिस और कुछ जज हैं जो संविधान और कानून के शासन के प्रति गंभीरता से सचेत हैं, और कुछ जज हैं जो फेंस पे बैठे हुए हैं, जहां उनको मौका मिलता है राष्ट्रहित मोड आ जाता है। जी अब 12 जुलाई को आपने ये दिया कि साहब 21 के बाद जो संशोधन करके और इनका जिस तरह बढ़ाया गया संजय मिश्रा का कार्यकाल, वो अवैध है। और लेकिन इसके बाद भी आपने उनको 31 जुलाई तक काम करने का मौका दे दिया। तो अगर कार्यकाल उनका 2 साल या 1.5 साल पहले से अवैध है, तो फिर ये जो 15 जुलाई तक आपने मौका दिया था, वो वैध है कि अवैध है? किसी भी कॉमन आदमी से पूछ लीजिए, जब घोषित हो जाता है अवैध, तो यहां तक होता है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट 5 साल पहले से अवैध है, तो 5 साल की जो सैलरी आपने ली है उसको भी आपको वापस करना पड़ता है, सरकारी नौकरी। तो सवाल इस बात का है कि इनको 31 तक दे दिया। ये भी कोई शर्त नहीं लगाई कि आप केवल जो FATP के नाम पर है, कि जो आपका क्रेडिट का जो मामला चल रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके अलावा आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। बाकी पॉलिसी डिसीजन आपके नीचे के जो लोग हैं, जो नंबर 2 भी तो होंगे, नंबर 3 भी तो होंगे, नंबर 4 भी होते हैं, वो लेंगे, उनकी कमेटी लेगी। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। 31 तारीख के 4-5 दिन पहले अचानक फिर से जो है तुषार मेहता साहब भागे भागे कोर्ट पहुंचे, और उन्होंने कहा कि साहब FATP में गड़बड़ हो जाएगा, जबकि FATP अभी 24 तक जो है वो चलेगा मामला, आपको बता रहे 2024 तक चलेगा। अरे वो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो है तय करती है कि आपकी क्रेडिट का क्या मामला। क्रेडिट का मामला ये है कि आप पहले 50 अरब के कर्जदार थे कांग्रेस UPA के शासन में, अब आप 150 अरब के कर्जदार हैं मोदी जी के शासन में। इतना कर्जा लिया है, आपसे बता रहे। FATP जो है वो आपका देश की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करती है। आजकल क्रेडिट रेटिंग भी तो आपकी भी गिनी जाती है ना, कि आपको क्या ऋण कौन सा मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो क्रेडिट एजेंसी तमाम पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पर निर्धारित करते हैं। तो उसमें जो है यही कहा गया कि यही बात कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और आपके प्रशांत भूषण और अन्य वकीलों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है जो राजस्व सेक्रेटरी हैं वो इसको जो है निर्धारित कर रहे हैं। उनका कि नहीं साहब, यही बात कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस गवाई की पीठ है, उसने जो है कायदे से इनको धोया, आपके तुषार मेहता को, कि क्या एक व्यक्ति अपरिहार्य है, वो नहीं रहेगा तो देश डूब जाएगा, उसके बिना जो है वो क्या कहते हैं ED नहीं चलेगा। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ क्रेडिट एजेंसी का मामला है और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी में जो है देश की साख का सवाल है, इसलिए इनका बहुत जरूरी है। मतलब राष्ट्रहित आ जाता है, जहां सरकार फंसती है वहां राष्ट्रहित आ जाता है, और कोर्ट ने भी उसको राष्ट्रहित में मान लिया। सवाल है कि कोर्ट को फिर कहना चाहिए कि 15 सितंबर तक हम बढ़ा रहे हैं, जैसे कहा कि 15 सितंबर के बाद नहीं बढ़ेगा, तब तक ये भी वो कोर्ट कह देती कि 15 सितंबर तक जो हमने इनको अवैध घोषित किया था इनका अपॉइंटमेंट, उसको हम वैध घोषित कर रहे हैं। 16 सितंबर से इनका जो है अपॉइंटमेंट अवैध घोषित किया जाए। एक अवैध घोषित जो है कार्यकाल का आदमी राष्ट्रीय बोर्ड में कैसे उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जिसका अपॉइंटमेंट ही या जो उसका कार्यकाल बढ़ाया गया वही अवैध है। एक काम पता नहीं है, देश के लोगों को या तो सुप्रीम कोर्ट मूर्ख समझती है, या जो है केंद्र सरकार के जो है तुषार मेहता SG है वो मूर्ख समझते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब आपने कहा कि इनका अपॉइंटमेंट अवैध है, तो फिर वो कैसे काम कर रहे हैं? और फिर काम भी कर रहे हैं तो आपने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया है। आपने ये भी नहीं कहा कि अच्छा ठीक है, FATP के अलावा ये और कोई काम नहीं करेंगे। जब से इनका अवैध घोषित हुआ, उसके बाद इन्होंने
जो तमिलनाडु में एक दूसरे मंत्री के खिलाफ जो है क्या कहते हैं छापे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 2024 के पहले मोदी जी देश के 10 बड़े विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी बहाने, और सबसे बढ़िया बहाना कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उनको जेल भेज दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल है, जो भी इसका जवाब देना चाहे, कि जब किसी का अपॉइंटमेंट अवैध है तो वो उसका जो उसने कार्रवाई की वो वैध कैसे हो सकती है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कहा जा रहा है कि इनके कार्यकाल में बड़ा विपक्षी नेताओं पर जो है कार्रवाई हुई और सब जो है भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए। आज तक यही बता दें कि एक भी विपक्षी नेता के खिलाफ जो इन्होंने कार्रवाई की ईडी ने, क्या वो कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा? क्या उसमें कोई दंड मिला? यहां तक कि आपने लालू प्रसाद यादव की लड़की का फार्म हाउस सीज किया था, वो रिलीज हो गया पीएमएलए ट्रिब्यूनल से। आपने जो है क्या कहते हैं इनका जोर बाग का मंगला चिदम्बरम का वो किया था, वो रिलीज हो गया और तमाम चीजें रिलीज हो गई। अब आपने पीएमएलए का जो न्यायाधिकरण है जहां फाइनल बात होती है, वहां आपने उनका चेयरमैन ही नहीं नियुक्त किया, पद खाली रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप ट्रिब्यूनल में जो है वो कीजिए, क्योंकि अंत में मामला जितने ट्रिब्यूनल है सब में जाता है उससे संबंधित, और ट्रिब्यूनल में डिसाइड होता है कि आपके जो आरोप लगा रहे हैं या जिस आधार पर आपने ये किया है उसमें कोई दम है कि नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई मामलों में पीएमएलए का ट्रिब्यूनल जब काम कर रहा था जस्टिस मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक, कई मामलों में उसका ऑब्जर्वेशन था कि जो ईडी की चार्जशीट है वो कट पेस्ट है। मैंने रतन लाल के भी मामले में वही कट पेस्ट है, जेपी सिंह के मामले में भी वही कट पेस्ट है। मैंने कट पेस्ट मैंने सेम टू सेम, कई पैरे के पैरे सेम टू सेम आपसे बता। मैंने ये स्थिति प्रोफेशनली ईडी की है आपको बता। तो कहने का मतलब कि ईडी में जितने लोग हैं नगारा है, एक मिश्रा जी केवल जो है वो काबिल हैं। और इतनी जलालत, खैर मतलब उन्होंने जरूर इनका एक्सटेंशन बढ़ाया, तो ये गलत बढ़ाया मेरे हिसाब से। ये नहीं, या तो आप उसको भी कह देते कि 15 सितंबर तक इनका वैध माना जाएगा, क्योंकि अवैध आदमी कैसे कार्रवाई करेगा? अवैध आदमी कैसे देश को रिप्रेजेंट करेगा? अरे आप उनको जो है फाइनेंस मिनिस्टर राज्य मंत्री बना दीजिए, आपके हाथ में है, राज्य मंत्री बना दीजिए और एफएटीपी उनको सौंप दीजिए। कोई जरूरी है कि वो जो है ईडी के अध्यक्ष के रूप में काम करें? आपकी सरकार है, 6 महीने तक उनको चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो सवाल इस बात का है, या फिर बात वही आ गई कि क्या अगर प्रधानमंत्री अमेरिका से बात कर रहे होंगे, कोई टेक्नोलॉजी ला रहे होंगे, और उस समय अगर सरकार के चुनाव हुआ और सरकार हार जाती है तो क्या कहा जाएगा कि नहीं भी 3 महीना प्रधानमंत्री और रहेंगे, अमेरिका से बात हो रही है? मतलब लोकतंत्र है भाई। राष्ट्रहित में हो सकता है ना, राष्ट्रहित अच्छा, और नहीं, आप ये देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार संविधान और कानून के शासन पर बल दे रहे हैं, और उनकी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पीठ राष्ट्रहित बोर्ड में चली गई। जस्टिस जो है वो क्या कहते हैं आपके रंजन गोगोई और वो बोड़े के कार्यकाल में चली गई, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज उनकी तबीयत खराब हो गई, आज वो कोर्ट में बैठ नहीं रहे, जबकि आज वो मणिपुर का मामला उनको सुनना था। अब मणिपुर वाले में ही देखिए, मणिपुर वाले में जो है कोर्ट ने इतना गंभीर रूप अपनाया था कि इनको लगा कि ऐसा न हो कि गुजरात की तरह एसआईटी गठित कर दे गुजरात दंगों की जांच की तरह। तो इन्होंने पहले ही सीबीआई को जो है वो बलात्कार वाला मामला सौंप दिया, वो जो बलात्कार और नंगा घुमाने वाला मामला सौंप दिया, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसको दूसरे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दिखाया कि साहब देखिए हमने कार्रवाई कर दी है। अरे कार्रवाई वहां सिर्फ एक मामला तो है नहीं, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं, तो उसकी जांच कौन करेगा? ये तो आपने एक मामला उसको रेफर किया है सीबीआई को, बाकी मामलों की जांच कौन करे? तो आज बहरा चंद्रचूड़ साहब बीमार पड़ गए हैं। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि उनकी बीमारी जो है वो क्या कहते हैं मतलब क्या है। अब आज सुनवाई नहीं होगी तो और टाइम मिल गया एक प्रकार से जो है केंद्र सरकार को। तो सवाल ये है कि देखिए देखिए ये पब्लिक डोमेन में अब आपकी ईमानदारी और आपका ईमानदारी से अलग हटना दोनों जो है जनता की स्क्रूटनी में है और जनता की निगाह में जा रहा है। भरसक लोग अब नहीं कह रहे हैं कि भाई अंतिम आसरा कोर्ट था, लेकिन कोर्ट भी सरकार के साथ मिला हुआ है, कंप्रोमाइज्ड है। तो अगर ये धारणा आपके बारे में बन रही है तो ये बहुत खराब धारणा है, क्योंकि आप ही अंतिम विकल्प थे और लगातार आप भी दम्भ से कहते थे कि लोगों को आज भी कोर्ट पर विश्वास है, कि लोग कहते हैं कुछ नहीं, कोर्ट तो है, कोर्ट में तुमको देखेंगे। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन जब आज ये शब्दावली बदल रही कि कोर्ट भी कंप्रोमाइज्ड है, तब आप क्या कहेंगे? तो इसलिए ये मामला इतना
सीधा सरल नहीं है जितना सीधा सरल दिखाने की कोशिश कर रही है। और कल इतने ही जो है वो क्या कहते हैं, उनको शर्मसार होना पड़ा तुषार मेहता को कि उनकी बोलती बंद हो गई कोर्ट में। आप जी सर, इनका 84 बैच के IAS ऑफिसर हैं, कई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे काम कर चुके हैं, और माना ये जा रहा है कि पहले तो लोग CBI से डरते थे, लेकिन इनके कार्यकाल में CBI से भी ज्यादा ताकतवर संस्था ED हो गई। इनके कई छापेमारे बहुत चर्चित हैं, कुछ नाम मैं बताता हूं, और सारे नाम जो है बेसिकली विपक्षी दलों के नाम है। नेशनल हेराल्ड मामला, सोनिया और राहुल गांधी। जमीन खरीद घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा। दिल्ली शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया। जमीन की हेरफेर, संजय राउत। INX मीडिया, पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम। अवैध खनन मामला, हेमंत सोरेन। आय से अधिक संपत्ति, DK शिव कुमार। MSC बैंक, शरद पवार। मनी लॉन्ड्रिंग केस, अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सेंथिल बालाजी। ये जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सारे विपक्ष के लोग हैं, और इन पे छापामारी हुई है। इनके कार्यकाल में तकरीबन ED ने 4000 मामले दर्ज किए, और 3000 जगहों पर इन्होंने सर्च की। 4000 मामले का हुआ क्या, 3000 मामले का सर्च जो किया उसका हुआ क्या? लेकिन सरकार की दिलचस्पी क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं को पकड़ने के लिए है? क्या सरकार में जो लोग शामिल हैं वो सब एकदम साफ सुथरे हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है इस सरकार में? सर, सर, अब यही तो बात है ना कि आप जो उस तरफ का भ्रष्टाचारी तथाकथित, मसलन अजीत पवार, बैंक घोटाले में उनका भी नाम, उनकी बीवी का भी नाम है। अजीत पवार जो है इनकी सरकार में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन गए, उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया है। तो इनके तो वॉशिंग मशीन में जो आ जाए वो सब धुल जाता है, क्योंकि इनको तो किसी न किसी एन के एन प्रकार है केंद्र में सत्ता में बने रहना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। इतना सत्ता लोलुप अभी तक सभी के मन में इच्छा रही होगी, लेकिन इतना सत्ता लोलुप प्रधानमंत्री हमारे ख्याल से देश में अभी तक नहीं बना। इंदिरा गांधी ने ठीक है अपने को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी हटाया भी, चुनाव में हार गई, हारने के बाद उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, और उसके बाद जब दोबारा सत्ता में आई जनता पार्टी के गिरने के बाद, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी जैसा कोई भी कदम नहीं उठाया। या इमरजेंसी में जो उन्होंने लागू किया था, जिसको इन्होंने निगेट कर दिया था जनता पार्टी ने संविधान संशोधन के जरिए, उसको भी उन्होंने फिर से पुराना जो है नहीं लागू किया। उन्होंने इतना डेमोक्रेसी दिखाई, लेकिन इन्होंने तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कल कोर्ट में क्या कहा। मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरे विद्वान मित्र इस हद तक कहते हैं कि देश में सब कुछ एक ही आदमी के कंधे पर निर्भर है, जस्टिस वो मतलब संजय मिश्रा कंधे पर। सिंघवी ने पूछा, यदि FTF की समीक्षा ही इसका कारण है, तो अक्टूबर 2023 तक ही विस्तार क्यों मांगा गया है, जबकि प्रक्रिया 2024 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि FATF के सवालों का जवाब प्रमुख सचिव द्वारा दिया जाता है, न कि जांच एजेंसी के प्रमुख द्वारा, और समीक्षा 40 मापदंडों पर आधारित है, न कि अकेले ED के प्रदर्शन पर। सिंघवी ने आग्रह किया कि इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। यह 140 अरब का देश है और हम एक अधिकारी पर निर्भर हैं, यह निंदनीय है। एक अन्य याचिका की ओर से पेश आपके ये प्रशांत भूषण साहब ने, है ना, कहा कि केंद्र के आवेदन में ये बातें पिछली सुनवाई में भी कही गई थी। अगर व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार उसे FTF समीक्षा के लिए वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर सकती है। अब प्रक्रिया 2024 तक चलेगी, तो ये अक्टूबर तक विस्तार क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने केंद्र के आवेदन को अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग बताया और कहा कि इस तरह की अनुमति देना निर्धारित कानून को कमजोर कर देगा। प्रत्युत्तर में तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता की कुछ दलीलें यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई हैं ताकि देश का नाम खराब हो। देखिए यहां भी राष्ट्रहित मोड आ गया, और इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
एसजी ने कहा कि यह मामला नहीं है कि एक व्यक्ति अपरिहार्य है, मेरा मामला अंतर्राष्ट्रीय निकाय के समक्ष प्रभावी प्रस्तुति के लिए निरंतरता का है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले विस्तारों को तकनीकी आधार पर अवैध माना था, न कि किसी चरित्र दोष या अक्षमता के आधार पर। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट में दो धाराएं लगातार चल रही हैं। आपने जिनका नाम बताया उसमें बहुत सा नाम छूट गया है। अभिषेक बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, शुभेंदु अधिकारी पर बंद हो गई। मुकुल राय पर ईडी की कार्रवाई बंद हो गई इनके यहाँ आकर शामिल होने पर। इस तरह जो है मतलब बहुत से उदाहरण हैं जिसमें ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। लेकिन इनसे सिर्फ ये पूछना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारियों के साथ हम नहीं हैं, तो जो भ्रष्टाचारी तथाकथित आपने पकड़े हैं उनको जो है आपने कोर्ट में कहां तक मामले को सिद्ध किया है जी। बल्कि अब समय आ गया है कि अगर पीएमएलए एक्ट पर संशोधन हो या उस पर एक जो है जुडिशियल कमेटी ऐसी बनाई जाए कि पहले जो है कार्रवाई करने के पहले जुडिशियल कमेटी को ये दिखाया जाए कि साहब जो है जो अगले पर जो हम कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उस पर क्या क्या आरोप है, कान से सुनी हुई बातों पर न निर्धारित किया जाए कि आपने कहीं सुन लिया और सुनने के बाद जो है आप जो है उसके ऊपर लगे कार्रवाई करने और फिर आप उसी को पकड़ करके। कल कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी टिप्पणी की। कोर्ट ने एक मामले में जस्टिस एसके कौल ने कि कोर्ट में था मामला और उन्होंने कहा कि जो बार बार जो है जांच एजेंसियां आती हैं जो है क्या कहते हैं कि इन्होंने पूछताछ में कोऑपरेशन नहीं किया। तो पूछताछ में कोऑपरेशन का क्या मतलब है कि पुलिस या जांच एजेंसी जो भी कहे अगले से पूछे, अगला कहे हाँ। और ये मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में आपके मूल अधिकारों में ये बात आपके लिए जो है निश्चित है कि आप चुप रहने का अधिकार है आपको। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार नहीं किया कि वो पुलिस हिरासत में सौंपती है तो क्या उनको टॉर्चर करके अपने खिलाफ गवाही देने के लिए विवश करती है। हालांकि कोर्ट ने यह कह रखा कि वो जो वहां जो ये मान लेंगे उसको हम कोर्ट में नहीं मानेंगे जब तक बियॉन्ड डाउट आप जो है सिद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस को एक ये बहाना या जांच एजेंसी को तो मिल जाता है क्योंकि वो कन्फ्यूसिया में छाप देती है कि इसने पूछताछ में ये बताया तो पूछताछ में वो बताया। ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल वो कोर्ट में नहीं प्रमाणित होता। इसलिए बहुत से साथी लोग क्या करते हैं कि कोर्ट जाते हैं जब पुलिस हिरासत में तो पुलिस जो जो कहती है तुरंत उसको हाँ हाँ कहने लगते हैं क्योंकि जानते हैं कि कोर्ट में ये मान्य नहीं होगा। लेकिन असली बात है कि संविधान में हमें चुप रहने का अधिकार है तो अधिकार है। अब आप एजेंसी हैं, आप हमारे ऊपर आरोप लगाने कि हमने ये अपराध किया है तो उसको प्रमाणित आप कीजिए कि आप हम ही से गवाही लेंगे। आप हमसे गवाही ले ही नहीं सकते क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है मुझे चुप रहने का, एक जो है आरोपी को चुप रहने का अधिकार। आप टॉर्चर से आप उसको जो पूछताछ करके जो आप कबूलवाते हैं वो सिर्फ आप अपने बचाव में कबूलवाते हैं, बाकी आप उसका कानूनी वैल्यू भी नहीं। ये स्थिति है सर। तो सवाल इस बात का है कि जब अच्छा अभी आपका एक ईडी का मामला सेंथिल बालाजी का और चल रहा है, बहुत गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट में। सेंथिल बालाजी को जो हिरासत में लेने की बात है तो कपिल सिब्बल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्धारित कर रखा है कि जो है ईडी जो है पुलिस नहीं है, तो जब पुलिस नहीं है तो वो कैसे ले सकती है, क्या कहते हैं कस्टोडियल जांच कैसे कर सकती है। और उस पर तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। कपिल सिब्बल 2 दिन तक दलील किए थे, आज संभवतः तुषार मेहता की दलील है और जो उनके और वकील होंगे जो एएसजी होंगे उनकी दलीलें होंगी। अब देखिए वो आज और कल तक कब तक दलील है, तब तक इससे फाइनल डिसीजन आएगा। कपिल सिब्बल ने तो कल यहां तक कोर्ट में आरोप लगाया कि ईडी का दुरुपयोग विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा, डिस्टेबलाइज करके। और ये कस्टोडियल उसका कुछ नहीं, ये सिर्फ टार्चर है। और सिर्फ विपक्षी के लोग जो है मतलब वो हैं, बाकी सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्टाचारी नहीं। एक का भी नाम बताओ कि जिसने जो है क्या कहते हैं वो जिसके खिलाफ ईडी ने कोई कार्रवाई की हो। यहाँ तो जो विपक्ष का भी सत्ता पक्ष में आ जाता है उसकी कार्रवाई तत्काल से फौरन बंद कर दी जाती है। तो ये भी मामला बहुत गंभीर चल रहा है। दूसरी बात यह कि पीएमएलए एक्ट में जो संशोधन करके उसको कठोर बनाया गया था जो है मोदी जी के कार्यकाल में, तो वो जो है वो फाइनेंस बिल के रूप में था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है संविधान पीठ के सामने। अब देखिए उसके ऊपर कब फैसला आता है।
बिल्कुल मतलब गड्ढम गड्ढ हो गया है, बिल्कुल हिटलर के गेस्टापो की तरह जो है कार्रवाई जो है ईडी कर रही है आपके साथ। मतलब आपसे को गिरफ्तार करेगी और तब आपसे कहेगी कि अब आप अपने खिलाफ सबूत दो, जो कि संविधान के विरुद्ध है। आप भ्रष्टाचार के नाम पर संविधान से कितना समझौता करोगे? आप संशोधन कर दो कि नहीं, चुप रहने का अधिकार नहीं होगा। जस्टिस मलीमत कमेटी बनी थी जुडिशियल व्यवस्था में सुधार के लिए, मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो उसने कहा था कि ये प्रणाली ये है और हमें फ्रांस और कहाँ कहाँ की दूसरी प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें अपराध को जो है वो क्या कहते हैं नकारने का दायित्व आरोपी पर हो। लेकिन उसको पार्लियामेंट ने नहीं माना। वो रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में चली गई, कूड़े खाने में। मलीमत कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि मानवाधिकार के जितने संगठन है सब इसके विरुद्ध खड़े हो गए। इवन की एमनेस्टी इंटरनेशनल तक इसके विरुद्ध खड़ी हो गई। ये तो बिल्कुल एकदम जो है वो पुलिस राज है। जैसे कि अभी आपके इजराइल में देखिए कि उन्होंने वहां के जुडिशियल उसको जो है वो संशोधन करके अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और वहां की जनता सड़क पर आ गई है इजराइल। ये जी नहीं, ये गलत है, जुडिशरी स्वतंत्र रहना चाहिए। तो ये सब स्थितियां पूरे अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में है, उसको अपने संदर्भ से भी जोड़ के देखिए। और ईडी का मामला भी उसी में एक है। अब आरोप है कि ये जो है 24 के पहले कम से कम 10 लोगों को जो है ये चाहते हैं जेल भेजना। मान ली कोई आदमी पकड़ा गया, उसको आपने हिरासत में लिया, तो उसका जमानत होते होते इतना टाइम हो जाएगा, तब तक जो है 2024 का चुनाव नजदीक आ जाएगा। ऊपर से आप ये लगातार हवा फैल रही है वातावरण में सोशल मीडिया के माध्यम से इससे कि आप दिसंबर में चुनाव करवा सकते हैं। आप चुनाव के 2-4 महीना पहले प्रीपोन करके आप पहले चुनाव करा सकते हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि विपक्ष को तैयारी का मौका न मिले। आप चाहते हैं कि जो 26 दलों का गठबंधन है वो किसी न किसी प्रकार टूट जाए। हालांकि वो गठबंधन अभी तक तो नहीं टूटा। हालांकि काफी अंतर विरोध उसमें जगाने की कोशिश हो रही है। अब शरद पवार को लेकर के मामला जो है बड़ा लगातार प्लांट की जा रही खबरें कि शरद पवार जो है बीजेपी में फिर शामिल हो सकते हैं दूसरे ग्रुप के साथ। राज ठाकरे के भी मुंह से कहवाया गया है कि शरद पवार शामिल हो सकते हैं। और स्ट्रेंथ शो करने के अलावा बाकी शरद पवार खेमे में भी चुप्पी साध रखी है। तो इससे इन सब संदेहों को और बल मिल रहा है। तो सवाल इस बात का है कि लगातार सरकार की कोशिश है कि विपक्षी एकता को खंडित कर दिया जाए, और उसमें लगातार सरकार लगी रही। अब सवाल अभी भी आपको आपके ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी सिसोदिया से। सिसोदिया जेल में है। जमानत का मामला जो है भाई जब आपके लाइक माइंडेड जज होंगे, आज भीमा कोरेगांव में जमानत मिल सकती है, तो सिसोदिया ने कौन सा इतना अपराध किया है कि जो जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन उनको लगातार जेल में बना रखा गया है। सत्येंद्र जैन को पहले जेल में भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट लगातार उनकी जमानत की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा रहा है। वो भी आपके मंत्री थे केजरीवाल सरकार में। सवाल इस बात का सरकार चारों तरफ से उत्पीड़न पर जो है राजनीतिक उत्पीड़न पर उतारू है कि किसी न किसी बहाने वो राजनीतिक उत्पीड़न करे और उनका उत्पीड़न करे जो लोग उससे विरोध में खिलाफ विचारधारा रखते हैं। तो ईडी वाला मामला भी उसी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ। और वो चाहते हैं कि जो चूंकि मिश्रा जी ट्रस्टेड है, तो जो हम चाहेंगे वो मिश्रा जी करेंगे। दूसरा जो ईडी का डायरेक्टर नया बनेगा, उसको फिर से नेता विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिलकर चुनेंगे। तो उसमें पता नहीं इनके मन लायक कोई चुना जाए कि न चुना जाए, क्योंकि जो लोगों की लिस्ट बनेगी उसमें जिस पर जो है विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस हाथ धर देंगे वही बन जाएगा। तो 3 में 2 का ही अगर बहुमत है, वो ना प्रधानमंत्री के उसमें हाथ दें। तो ये सब स्थिति है सर जी। कुल मिला जुला के आपने जितनी बातें की, चर्चा की कि ईडी जैसी संस्था का एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, यही बात है। हो रहा है, और ईडी ने अपने को पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में इस्तेमाल करने की वस्तु उसके डायरेक्टर ने बना दिया है, का संस्थान बना दिया है। सारे ऑफिसर नकारा है। हाँ, सारे ऑफिसर सारे लोग नकारा हैं। केवल जो है वो मिश्रा जी ही जो है वो लायक हैं। उन्हीं को जो है चिदम्बरम से पूछताछ करनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि जो है कुछ ऐसी बातें निकलती कि चिदम्बरम का बंगला रिलीज ना होता। चलिए, शुक्रिया सर। और दोस्तों, आप सुन रहे थे जेपी सिंह साहब को। अगला एपिसोड में हम लोग मिलेंगे तो चर्चित यलगार परिषद भीमा कोरेगांव मामले पर चर्चा करेंगे कि उसमें क्या हुआ था। पूरी कहानी फिर से आपको सुनाई जाएगी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट से 2 एक्यूज्ड हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में।
शुक्रिया सर, थैंक यू।